हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अपने आप में बेसिक इन नेचर दिखाता है, बेस होता है नेचर में और एसिड के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, इसको एंटी एसिड भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ए ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट और सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी मैग्नीशियम आयोडाइड। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड के लिए -1 चलता है, तो फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे, तो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम वन एंटी एसिड विच इज कॉमनली यूज्ड। काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक एंटी एसिड का आपको नाम बताना है, नाम सेलेक्ट करना है, जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, एंटी एसिड क्या होता है। ऐसा एक कंपाउंड जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, एक ऐसा कंपाउंड जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, जिसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, ताकि एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ए ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैसे तो यही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है, ये बेसिक होता है नेचर में। तो जब एसिड के अगेंस्ट काम करेगा तो वैसे भी आपको मालूम है कि बेस ही होना चाहिए था नेचर में, तो अगर वो बेस होगा और एसिड के साथ मिक्सअप होगा तो क्या बन जाएगा, साल्ट और वाटर बन जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल जाएगी यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एग्जैक्ट आंसर है ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच कलर इज ऑब्टेन्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कौन सा कलर ऑब्टेन होता है जब आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं HCl से। कॉपर ऑक्साइड की जब आप रिएक्शन कराते हैं HCl से तो कौन सा कलर ऑब्टेन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कलर रिएक्शंस आपको कुछ कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, उनके कलर्स याद करने होते हैं, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है ना। अदरवाइज दूसरा तरीका ये होता है प्रैक्टिकल बेस पर, है ना। तो चलिए खैर कोई नहीं, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो जब आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि भाई कौन सा कलर ऑब्टेन होना चाहिए, है ना। 4 ऑप्शन है, तो ब्लू ग्रीन इसमें वैसे एग्जैक्ट आंसर होता है ना। ए ब्लू ग्रीन, बी ब्लू ब्लैक, सी ब्लैक ब्लू और डी ब्लू येलो। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर है ए ब्लू ग्रीन, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब कॉपर ऑक्साइड की आप रिएक्शन कराएंगे HCl से तो कॉपर क्लोराइड बन जाता है, ठीक है ना, और यही आपके पास ब्लू ग्रीन कलर के रूप में देखने को मिलेगा प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ब्लू कलर। कौन सा मेटल ऑक्साइड। सबसे पहली बात तो ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका। देखिए ऐसा आप कंपाउंड सोचिए जिसमें मेटल और ऑक्सीजन दोनों होने चाहिए, तो आप उसको मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे कि आप सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर क्या आता है, नॉन मेटल में आता है। तो इसलिए आपको मेटल की लिस्ट सोचनी होगी, उसमें से आप किसी एलिमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन देखेंगे तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, जब भी आप मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो बेस बनता है। क्या बनता है, एक बेसिक नेचर वाला कंपाउंड देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर से रिएक्शन कराई, तो ऐसे में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और आपको मालूम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है नेचर में। ठीक है, ये बेसिक नेचर दिखाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास कि विच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ब्लू कलर। कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है,
अगर वाटर का नंबरिंग ज़्यादा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं तो हम उसे डाइल्यूट बोलते हैं, लेकिन अगर आपने सॉल्यूट ज़्यादा लिया है, सॉल्वेंट कम लिया है, तो ऐसे में उसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा टू फॉर्म ब्लू कलर। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है ना, ए कॉपर ऑक्साइड, बी लेड ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी पोटेशियम हाइड्राइड। तो एग्जैक्ट आंसर इसमें है कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो रिएक्शन करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, और क्या बना देता है, ब्लू कलर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। आपको मालूम है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर से तो ये कैसे हो जाता है, मिल्की हो जाता है, तो वाइटिश इन कलर हो जाता है। ठीक है, अब 4 हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ए वाइट इन कलर, रेड कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, या कोई चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर है मिल्की कलर दिखाता है ना, तो वाइटिश इन अपीयरेंस है ना। तो 5th क्वेश्चन में ए ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ कोल्ड ड्रिंक। अगर आप कोल्ड ड्रिंक में डिप कर रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर को तो क्या होता है। देखिए ब्लू रेड में चेंज हो जाता है अगर आप एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं उसको। ठीक है, और आपको मालूम है कि कोल्ड ड्रिंक में जो है एसिड होता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तो आपका जो 6th क्वेश्चन है तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए टर्न्स रेड। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर बी टर्न ग्रीन, फिर टर्न येलो, नन ऑफ दीज वगैरह। तो ए ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन वनीला एसेंस एक्ट एज अ इंडिकेटर। क्या वनीला जो एसेंस है वो इंडिकेटर का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, यस और नो, तो आपको यस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक इन सॉप सॉल्यूशन। सॉप सॉल्यूशन में टर्मरिक का कलर कैसा होगा, क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। तो इसका आंसर है रेड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये कलर रिएक्शन है। आप इसे इंडिकेटर्स के टॉपिक में, आपको अगर डिटेल कंटेंट चाहिए, आप नोट्स को रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in से भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको एसिड बेस स्टार्ट के नोट्स मिलेंगे, ये सारे आपको डिटेल में मटेरियल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको क्लियर हो गया है कि टर्मरिक इन अ सॉप सॉल्यूशन कौन सा कलर दिखाता है ना, रेड कलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैन वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंटासिड के लिए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एंटासिड क्या होते हैं, वो एसिड्स, एंटासिड्स क्या होते हैं, एक वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। किसके अगेंस्ट काम करते हैं, एसिड के अगेंस्ट, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एंटा एसिड। जैसे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं। एंटी मीन्स उसके अगेंस्ट। कैन वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड एज एंटासिड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को वैसे तो ये बेस होता है, एसिड के अगेंस्ट जो कंपाउंड काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। पर सभी बेस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बेस अगर स्ट्रॉन्ग लिस्ट में जा रहे हैं तो उस स्ट्रॉन्ग बेस को इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए सभी बेसिस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें देखना होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या माइल्ड बेस है ना, वीक बेस वगैरह है। तो इसका आंसर है डी, नो, नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ था, इट इज़ नॉट एंटासिड, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है पर एग्जैक्ट नहीं है। इट इज़ अ बेस, ये बात ठीक है। बोथ ए एंड बी, क्या ए और बी दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न छुपा हुआ है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब मेटल कार्बोनेट मतलब एक मेटल होना चाहिए, एक कार्बोनेट होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब मेटल कार्बोनेट की आप रिएक्शन कराते हैं या मेटल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट की डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन गैस रिलीज होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होनी चाहिए, नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस। देखिए आर्गन का तो कोई मतलब नहीं है, आर्गन तो पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है जो 18th ग्रुप होता है जिसमें शेल कंप्लीट होती है ना हर एक एलिमेंट्स के लिए,
तो आर्गन तो वहाँ से लिया गया है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बचा नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, उसका कोई रोल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप रिएक्शन करके देखेंगे ना तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आप सोडियम कार्बोनेट लीजिए, क्योंकि मेटल कार्बोनेट कह रहे हैं तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करा दीजिए। डाइल्यूट एसिड में आप HCl ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, पर मेन यहाँ पर गैस को हाईलाइट कर रहे हैं। तो CO2, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बी ऑप्शन एग्जैक्ट है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट इन अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, पेरिस में सबसे पहले देखा गया था ये मटेरियल, क्योंकि जिप्सम से इसको ऑब्टेन किया जाता है और वो हम सबसे पहले पेरिस में ही फाइंड आउट किया गया था, तो इसका इसलिए नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, कितने होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। हाफ होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 20 होते हैं, या 4 मॉलिक्यूल्स हैं। सोचिए ज़रा, देखिए अगर हमने एसिड बेस साल्ट पूरा चैप्टर पढ़ा है तो मुझे लगता नहीं कि अब तक हम कौन से क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात चल रही है। तो क्या कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको कि भाई चैप्टर में से नहीं आया है? सब चैप्टर में से निकल कर आ रहे हैं। तो इसलिए आप चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो आपके पास पावर और बढ़ जाएगी चीज़ों को समझने की। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या आंसर होना चाहिए ना। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो केमिकल रिएक्शन के MCQ के ऊपर वीडियो आ चुकी है हमारी, आप सबने देखी भी है, और तो वहाँ पर भी मैंने बोला था कि आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए आप हमें कि आपका स्कोर कितना रहा। आप क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद उसको पोज कर दीजिए और अपना आंसर डालिए कि भाई हमारे सबसे ये आंसर बेस्ट है 4 ऑप्शन में से, है ना। और फिर देखिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। तो आप एक ओवरऑल मार्किंग करने के बाद अपना नाम और नीचे नंबर बताइए आप कि भाई कितने मार्क्स आप कवर कर पाए, ठीक है ना, प्योरली। तो उससे क्या आपका खुद का टेस्ट हो जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई आपने रिप्लाई किया कि भाई आपका कितना स्कोर बन पा रहा है, कितने आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बेस्ट से बेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो MCQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड MCQ है, उनके बारे में डिस्कस कराएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि एग्जाम्स आपके बहुत आसानी से कवर हो जाए। एग्जाम्स की आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम आराम से हो जाएंगे। चैप्टर क्लियर कीजिए आप और क्वेश्चंस को देखिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में आने वाले, वो आपको हमारे जो नोट्स का मटेरियल है और जो आपको वीडियो में समझाया जा रहा है, जो MCQ दिए जा रहे हैं, इन सब में से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं बचा है, सारा टॉपिक कवर हो गया, तो कहाँ से आएंगे और क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं आगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में? हाफ मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसका नाम भी आपने सुना है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब 1/2, है ना, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या होता है? देखिए पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या बनता है पोटेशियम कार्बोनेट। आप ध्यान से समझिएगा, CO2, ठीक है, CO2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है पोटेशियम कार्बोनेट KCO3। लेकिन देखिए यहाँ पर है ना, को 2 लगाना पड़ेगा। 2 क्यों लगाना पड़ेगा भाई? पोटेशियम की वैलेंसी तो 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। ठीक है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आपको मालूम है जब हम कंपाउंड जनरेट करते हैं तो वहां पर क्रॉस पैटर्न में वैलेंसीज को लिखा जाता है। फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे आती है और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे आती है। क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर है बी, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑन pH स्केल व्हाट शुड बी। pH स्केल पर वाटर शुड बी कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहली बात, pH स्केल क्या है? एक सोरेनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में बताया कि अलग अलग डाइज को मिक्स करके एक स्ट्रिप तैयार की जा सकती है, जिसको हम pH स्केल कहते हैं। 14 अलग अलग डाइज को मिक्स करने पर एक pH स्ट्रिप तैयार की गई। इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कह देते हैं, क्योंकि आप कोई भी मटेरियल लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ एसिड वैल्यू, कुछ बेसिक वैल्यू या न्यूट्रल, कुछ ना कुछ तो इस तरह की रेंज होगी। तो pH कुछ ना कुछ होता ही है हर एक मटेरियल का।
न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो एक सूचना देता है। इंडिकेटर क्या होता है, सूचना देता है। आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी इंडिकेटर यूज किया जाता है, बाइक में इंडिकेटर यूज किया जाता है। जिधर आप टर्न करना चाहते हैं तो सेफ टर्न रहे, इसलिए आप इंडिकेट कर देते हैं बैक साइड से या फ्रंट से आने वाले को कि भाई हाँ हम इधर की साइड मुड़ रहे हैं। तो ये इंडिकेटर होता है। ऐसे क्या होते हैं, आपकी केमिस्ट्री में भी इंडिकेटर्स होते हैं जो सूचना देते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है। पर पता कैसे चलेगा, वो पता करने के लिए कुछ तरीके बनाए हुए हैं और उनमें से एक है पीएच पेपर, पीएच स्ट्रिप। 14 अलग अलग डाइज को मिलाने पर पीएच स्ट्रिप बनाई गई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। सोरेनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया 1909 में। बाकी आप हमारी पीएच पर वीडियो आ चुकी है, उसको देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऑन पीएच स्केल वाटर कैसा होता है, अगर हम उसको चेक करते हैं तो सही आंसर तो ये है, न्यूट्रल होता है। बाकी ऑप्शन जो है बी, सी, डी ये कंफ्यूज करने के लिए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव। जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, भाई हमें पता है कि हम बेसिक बोल रहे हैं, इसका मतलब OH तो है, पर ऑल्सो हैव, और क्या हो सकता है उसके पास, हाइड्रोजन आयन हो सकते हैं, पोटेशियम आयन हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है, अगर आपको ये मालूम है कि पीएच, एसिड और बेस, ये तीन टॉपिक एसिड बेस सॉल्ट में इंपॉर्टेंट, एसिड बेस और पीएच, ये तीन टॉपिक अगर आपको क्लियर है तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर आपने पीएच के टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ा है, समझा हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझा हुआ है, तो भी आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए पीएच जो होता है वो H आयन पर बेस्ड होता है, लेकिन अब वहां पर OH आयन का भी जिक्र आता है। मेनली तो हम H आयन से रिलेट करते हैं, पर लेकिन वहां पर OH का भी जिक्र होता है, OH से भी वो टॉपिक जुड़ता है। अब आपने कहा कि कोई कंपाउंड आपका बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, पर उसमें H आयन्स भी होते हैं, कम होते हैं। इसी तरह से अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है तो उसमें OH आयन्स भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं। जैसे आपने बोला कि कोई अननोन सॉल्यूशन है, कोई ए सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 3 है ना, तो पीएच 3 है, वहां पर H आयन्स बहुत ज़्यादा है, OH आयन बहुत कम है, ठीक है, तो लेस बेसिक कह देते हैं उसको। तो बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयन। क्वेश्चन नंबर 14 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। टूथपेस्ट आर डैश इन नेचर, बेसिक होता है नेचर में, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, नन ऑफ दीज। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर आपका बनेगा ए, बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। आपने ऐड में भी देखा होगा, बहुत सारे ऐड आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐड आते हैं, टेस्टी ऐड आते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप। देखिए आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो बात ठीक है, सही कह रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके टूथपेस्ट में बेस है। बेस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप कुछ भी चीज़ खाते हैं और आप जैसे वो चीज़, जो भी आप फूड आइटम ले रहे हैं, कोई शुगरी फूड ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ भी इस तरह से, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़े से में भी अगर हमारी ओरल कैविटी में रहता है तो वो हमारे दांतों को ख़राब करना शुरू कर देता है। और पेस्ट जो होता है, पेस्ट का टारगेट क्या है, किस लिए पेस्ट किया जाता है, कि ट्यूब बेकार हो जाएगी, चलो यूज़ कर लेते हैं, इसलिए थोड़ी ना करते हैं। पेस्ट का मेन टारगेट होता है कि आपके ओरल कैविटी में जो एसिडिक मीडियम अगर बढ़ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बेसिक आप एक जनरल चीज़ सोचिए, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर की एक बहुत बेसिक टर्म सोचिए, और वो क्या है कि एसिड अगर बढ़ रहा है तो आप बेस मिला दीजिए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना, सॉल्ट वाटर बन जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, तो जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि हमारी ओरल कैविटी का पीएच अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, पीएच स्ट्रिप के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर 5.5 रहना चाहिए। लेकिन अगर वैल्यू थोड़ा भी डाउन जाती है, और डाउन कब जाती है, जब एसिड फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया वहाँ पर अपना काम करने लगते हैं। और वो काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे फूड के इंटेक करने के बाद अगर हमने क्लीनिंग नहीं की है अच्छे से ओरल कैविटी की, तो फूड लगा रहता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, डेंटल कैरीज, डेंटल प्लाक, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है ना, दांतों की स्ट्रक्चर को फुल्ली डैमेज कर देती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि टूथपेस्ट में नमक के साथ साथ बेस भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हनी बी कंटेन डैश एसिड। हनी बी में पाया जाता है डैश एसिड। अब वो डैश एसिड क्या है, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ए, क्या इथेनोइक एसिड है,
इथेनोइक एसिड का एक फार्मूला होता है, इसको जनरल तो हम वैसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं कॉमन नेम में। इथेनोइक इसका IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। CH3COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें। B टार्टरिक एसिड, C फॉर्मिक एसिड, D फॉर्मल्डिहाइड एसिड। तो देखिए यहाँ पर वैसे एग्जैक्ट आंसर क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का पर आप फार्मूला भी याद रखिएगा। कई बार हो जाता है कि उन्होंने नाम वगैरह नहीं दिए हैं ऑप्शन में, आपको फॉर्मूले डाल दिए हैं ना, फॉर्मूले दे दिए हैं कि भाई इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। तो HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, जिसको हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं। मीथेनोइक और इथेनोइक में कंफ्यूज नहीं होना। इथेनोइक का मतलब 2 कार्बन और मीथेनोइक का मतलब 1 कार्बन। देखिए एक केमिस्ट्री की जो गिनती होती है ना, IUPAC रूल्स में आपने सुना होगा उसको, मीथ ईथ प्रॉप, तो उसकी वजह से ऐसा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एग्जैक्ट आंसर है C फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा इज अ, क्या है वो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड? तो एग्जैक्ट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम को याद करना पड़ता है, केमिकल नेम से तो आप समझ जाते कि भाई मानो ये क्वेश्चन इस तरह से बना दिया जाता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, तो आप फिर भी अंदाज़ा लगा सकते थे, उसके प्रॉपर्टी समझ जाते, उसके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर कर सकते हैं चीज़ों को सिर्फ उस वर्ड के आधार पर, अगर केमिकल नेम होता है। लेकिन कॉमन नेम तो थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जैक्ट इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 में B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एसिड प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर ऑफ वीनस। देखिए जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, एक प्लैनेट्स पर तो हम रहते ही हैं, सिंगल प्लैनेट जिसका नाम क्या है, अर्थ, लेकिन ऐसे ही बाकी प्लैनेट के बारे में भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो एसिड प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर ऑफ वेनस, वेनस के एटमोस्फेयर में कौन सा एसिड पाया गया? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वेनस के एटमोस्फेयर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ए करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। एनिमल, टूथ एनिमल जो होता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इज मेड अप ऑफ डैश। ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। देखिए एनिमल जो होता है वहाँ पे कुछ पार्ट कार्बोनेट वाला भी होता है, लेकिन जब बात आती है एक एग्जैक्ट आंसर की, एक करेक्ट आंसर की, तो आपको लिखना होता है वहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है एनिमल में, जो उसकी टफनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर 20, डज ड्राई HCl गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या ड्राई HCl गैस कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को? इसका आंसर सेलेक्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एसिड के बारे में सुनते हैं। एसिड्स आर दोज आयनिक कंपाउंड, एसिड्स आर दोज आयनिक कंपाउंड विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है। एक लाइन तो हमने ये सुनी, अब देखिए एक लाइन और भी होती है, एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब ये जो हमने सेकेंड डेफिनेशन सुनी है, सेकेंड लाइन सुनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और ऐसा क्यों बोला गया? एसिड के लिए काफ़ी सारी डेफिनेशन दी जाती हैं, अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में, अगर पानी नहीं है तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ड्राई फॉर्म में HCl या सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड ड्राई फॉर्म में अपनी एसिडिक नेचर को शो नहीं कर सकता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का होना बहुत ज़रूरी है, कम या ज़्यादा वो एक अलग बात है। इसीलिए क्वेश्चन में आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? देखिए क्वेश्चन क्या था, डज पूछ रहा है वो आपसे, ड्राई HCl गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो आंसर है नहीं कर सकते वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे, ए यस, बी नो, तो आपको नो पर टिक करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर बी में करेक्ट आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट नंबर 21, नेम सोडियम कंपाउंड। सोडियम कंपाउंड को आप सेलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सोडियम सल्फेट बोला गया, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट भी है, और एक आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है। तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो पहले ही साइड हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था आपसे सोडियम कंपाउंड बताना है।
जिसका इस्तेमाल करते हैं आप हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम का कोई कंपाउंड सोचिए जो ऐसा काम करने में मदद करता हो। तो डी ऑप्शन तो खत्म हो गया, यहां से साइड हो गया है। अब बचते हैं 3 ऑप्शन हमारे पास, सोडियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा Na2CO3। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2SO4 और सोडियम ऑक्साइड का Na2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच एसिड इज प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर एंड टैमरिंड। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए टार्ट्रिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी इथेनॉइक एसिड। तो देखिए बेकिंग पाउडर और टैमरिंड दोनों में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इथेनॉइक ये सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड तो टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, बाकी नाइट्रिक एसिड नेचुरल एसिड नहीं है, आर्टिफिशियल एसिड है, मैनमेड एसिड है। ठीक है, और इथेनॉइक एसिड ये विनेगर से रिलेट करता है। तो एग्जैक्ट आंसर है टार्ट्रिक एसिड, जो किस में मिल रहा है आपको, बेकिंग पाउडर और टैमरिंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, कलर ऑफ पीएच पेपर व्हेन डिप्ड इन सलाइवा बिफोर मील विल बी। क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपने पीएच पेपर के जरिए चेक किया है ना कि भाई एसिडिक कंडीशन है या बेसिक कंडीशन है, और एक स्थिति वो होती है जो आपने खाना खाने से पहले चेक किया। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर वाली कंडीशन पूछी जा रही है आपसे। तो क्या कलर रिप्रेजेंट करेगा, क्या कलर दिखाएगा पीएच पेपर, ब्लू, रेड, ऑरेंज या ग्रीन। तो आंसर आता है ग्रीन, मतलब एक तरह से लगभग न्यूट्रल वाली कैटेगरी। क्योंकि देखिए जब आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, एक एसिडिक कंडीशन थोड़ा बन जाती है ओरल कैविटी के अंदर, और जिसकी वजह से वहाँ पर कलर में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। और चेंजेस भी क्या, आपका पीएच 5.5 होता है ओरल कैविटी के लिए, तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है बिफोर में, तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, डी करेक्ट आंसर है ग्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 डी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच सॉल्ट इज एडेड टू सीमेंट। सीमेंट में आप कौन सा सॉल्ट ऐड करते हैं सो एज टू डिले सेटिंग टाइम। देखिए सीमेंट काफ़ी जल्दी हार्ड हो जाता है पानी के मिक्स होने के जस्ट बाद, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा समय बाद वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए आपको कौन सा सॉल्ट वहाँ पर मिलाना होता है, ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी जिप्सम, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी बेकिंग सोडा। एग्जैक्ट आंसर है बी जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के H2O। तो बी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 में बी आपको टिक करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच सॉल्ट रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप कौन सा सॉल्ट लेंगे। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वॉशिंग सोडा, बी लाइमस्टोन, सी हाइड्रोजन नाइट्रेट और डी जिंक कार्बोनेट। करेक्ट आंसर है ए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल नेम क्या होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 25 में करेक्ट आंसर ए वॉशिंग सोडा। तो आज की वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक साल्ट। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, आपको यह सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा साल्ट नहीं है, एसिडिक साल्ट नहीं है। देखिए क्या होता है, साल्ट के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। एसिड और बेस को मिलाने पर साल्ट बनते हैं, ठीक है। एसिड के साथ जब बेस रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। अब ये जो साल्ट है ये न्यूट्रल हो सकता है,
एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। ए कॉपर सल्फेट CuSO4, बी अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, सी सोडियम इथेनॉएट CH3COONA सोडियम इथेनॉएट, डी आयरन क्लोराइड FeCl3। देखिए यहां पर एग्जैक्ट आंसर है सोडियम इथेनॉएट, क्योंकि ए, बी और डी ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर आप एसिडिक नेचर देखते हैं, लेकिन हमें बोला गया है ये सेलेक्ट करने के लिए कि नोट एसिडिक साल्ट, जो एसिडिक साल्ट नहीं है, और वो कौन है? सोडियम इथेनॉएट। अगर आप सोडियम इथेनॉएट के फार्मूले को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, CH3COONA, Na बेस से आया, NaOH से Na आ गया, लेकिन CH3COONA में जो स्टार्टिंग पार्ट है CH3COO- ये कहां से आया? फर्स्ट वर्ड कहां से आया? जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट साल्ट का CH3COO कहां से आता है? अगर आप इसके बारे में ध्यान सोचेंगे तो आपको पता चलेगा इथेनोइक एसिड से। तो CH3COOH प्लस NaOH, ये 2 रिएक्टेंट जिनके मिलने से साल्ट सोडियम इथेनॉएट प्लस वाटर बन रहा है। और अगर आपने लिस्ट ध्यान से देखी हुई है, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आपने इन चारों टॉपिक को ध्यान से समझा हुआ है तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि CH3COOH वीक एसिड होता है। क्लियर? तो इसीलिए जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, जो प्रोडक्ट में साल्ट देखा जा रहा है, तो वो भी हम एसिडिक नेचर का नहीं कह सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सोडियम इथेनॉएट, क्योंकि ये वीक एसिड से बना है तो हम इसका नाम एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, है ना। और जबकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन है जो एसिडिक साल्ट नहीं है 4 ऑप्शन में से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एग्जैक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया एक तरह का वो मिक्सचर होता है, एक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सभी मेटल डिसॉल्व हो जाती हैं, लीस्ट एक्टिव हो तो भी डिसॉल्व हो जाती है। अब यहां पर 4 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उसकी कंपोजिशन को चेक करना है कि एग्जैक्ट कंपोजिशन कहां पर मिल पा रही है, हमें कौन से ऑप्शन में मिल पा रही है। ए 3 हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस 1 पार्ट HCl। हालांकि यहां पर कंसंट्रेट और डाइल्यूट का जिक्र नहीं है, पर आपको उनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग, कंपाउंड के नंबरिंग के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए आप ये मानकर चलिए कि कंसंट्रेट डाइल्यूट को हमने इग्नोर कर दिया है, बाकी जो कंपाउंड्स जिनको मिलाने पर आप एक्वारेजिया तैयार कर रहे हैं तो उनके नाम और उनका नंबरिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ए 3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, 3 पार्ट हाइड्रोजन नाइट्रेट के, मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिड कह सकते हैं इसको, 1 पार्ट HCl, गलत ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए होंगे आप ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हमें मालूम है यहां पर 3 पार्ट हम HCl के लेते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेते थे, और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता था। अब देखिए जरा ऐसा ऑप्शन कहां पर मिल रहा है हमें। ए नहीं है, बी नहीं है, बी में हाँ 1 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो बी सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 पार्ट HCl भी मिल रहे हैं हमें इसमें, और साथ में 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का भी मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एग्जैक्ट आंसर है बी, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। तो इनके मिलने से जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक वो सॉल्यूशन माना जाता है जिसमें सभी मेटल डिसॉल्व हो जाती हैं। गोल्डस्मिथ इसका काफी यूज भी करते हैं क्लीनिंग के लिए, है ना। मैनी साल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैनी साल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है ना, आपने डेलिक्वेसेंट एक नाम सुना होगा, डेलिक्वेसेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो यहां पर लिखी हुई है, आपको सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करना है कि भाई ये जो डिफाइन दिया जा रहा है ये किस चीज के लिए डिफाइन है। हाइड्रेशन के लिए डिफाइन है। लाइन क्या दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 3 में, मैनी साल्ट्स एब्जॉर्ब, बहुत सारे साल्ट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या नाम दे सकते हैं आप, क्या एडिशन नाम दे सकते हैं, फ्लोरोसेंस नाम दे सकते हैं, हाइड्रेशन नाम दे सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट आंसर डेलिक्वेसेंस नाम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जैक्ट आंसर है डेलिक्वेसेंस। तो आप याद रखिएगा इसका डिफाइन क्या है कि ऐसे साल्ट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? तो ऐसे साल्ट जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उनको या इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डेलिक्वेसेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में
सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्वस सॉल्यूशन विद pH 0। देखिए pH के लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा मालूम होनी चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि 1909 में सोरेनसन एक साइंटिस्ट जिन्होंने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी pH को लेकर, उनका कहना था कि pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, H आयन के लिए। अगर H आयन ज़्यादा है तो pH कम होता है। उन्होंने 14 अलग अलग डाइस को मिक्स करने के बाद एक pH स्ट्रिप तैयार की जिसको pH स्केल कहा जाता है, जिसकी मदद से आप सॉल्यूशन का एसिडिक लेवल, बेसिक लेवल, न्यूट्रल है वो सॉल्यूशन, तो ये सब चीज़ मालूम कर सकते हैं वैल्यूज़ के साथ। तो जैसे वहाँ पे बोला गया कि भाई 0 से 14, एक्चुअल क्या है 1 to 14, ये नंबरिंग होता है। पर लेकिन आप सोचिए ना, 1 जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट जो ब्लॉक है जहाँ पर 1 नंबर दिया जा रहा है, तो उसमें 0.5 भी होगा, 0.3 भी होगा, 0.1 भी होगा। तो स्टार्टिंग का जो केस होता है उसको हम बोल रहे हैं कि ये pH 0, स्ट्रांगली एसिडिक। क्लियर? तो pH 0 सुनकर थोड़ा लगता है कि भाई गलत है, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर जाना पड़ता है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 4 में एक्वस सॉल्यूशन विद pH 0 इज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए, स्ट्रांगली बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, वीकली एसिडिक होना चाहिए। तो आप समझ चुके हैं टॉपिक एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद, यहां पर बेस्ट आंसर है ए, स्ट्रांगली एसिडिक। जितना 0 के नजदीक है ना, जितना फर्स्ट ब्लॉक के नियर बाय, तो उतना ही स्ट्रांग एसिडिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो जो एग शेल होती है वो किस मटेरियल के मिलने से बनी होती है, कौन सा वहां पे कंपाउंड पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, एग्जैक्ट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, लाइमस्टोन। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट ए ऑप्शन एग्जैक्ट है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो फार्मूला क्या बनेगा? Na2SO4। क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सोडियम सल्फेट इज एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। देखिए अब सोडियम सल्फेट को आप डायरेक्टली एसिडिक नहीं कह सकते कि अभी एसिड नहीं है, बेस नहीं है, क्योंकि एसिड की पहचान होती है वहां पर H आयंस होते हैं और बेस की पहचान होती है सिंपल OH आयन। लेकिन जब एसिड और बेस के मिलने से साल्ट और वाटर बनता है, तो वो जो साल्ट बनकर आता है वो या तो एसिडिक होता है या बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, आपको चेक करना होता है प्रोडक्शन वाले प्रोसेस को कि उस साल्ट को बनाने के लिए कौन सा एसिड और कौन सा बेस इस्तेमाल किया गया है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपने यूज़ किया, बेस वीक इस्तेमाल किया, तो डोमिनेंसी किसकी चलेगी? एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग, या आप बोलेंगे कि जो एसिड और बेस के मिलने पर प्रोडक्ट तैयार हुआ है, वो प्रोडक्ट मतलब साल्ट एसिडिक नेचर का साल्ट हुआ, क्योंकि आपने एसिड पार्ट स्ट्रॉन्ग लिया। अब इसी पर बेस्ड यहां पर क्वेश्चन तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सोडियम सल्फेट। सोडियम कहां से आया होगा? NaOH से आ गया होगा, है ना, और सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से। पर आपको मालूम है कि ये एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, तो जो बनकर आता है ऐसे में तो वो न्यूट्रल कैटेगरी का होता है। अब देखते हैं ऑप्शन में है क्या ये, ए एसिडिक नहीं, बी बेसिक नहीं, एम्फोटेरिक नहीं, न्यूट्रल। न्यूट्रल दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन फाइनल। एंटा एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंटा एसिड जनरली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं एंटा एसिड? देखिए एंटा एसिड क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमने किसी वजह से या कुछ भी रीज़न रहा XYZ, आपने फूड का इंटेक किया और उस फूड के इंटेक करने की वजह से ज़्यादा फूड इंटेक किया, ऐसा भी हो जाता है, और आपके स्टमक में एसिडिटी हो गई है। तो उस एसिडिक मीडियम को शांत करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको डैश चाहिए होता है। डैश मतलब बेस चाहिए होता है। तो एसिड के अगेंस्ट काम करने वाला, और वो कौन है? बेस। तो एंटा एसिड मतलब वो कंपाउंड जो बेसिक नेचर दिखाएंगे, बेस होंगे, तो उसका आप इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से साल्ट और वाटर बनेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चलती है, जिसके वजह से बोलते हैं आप कि शांत हो गया सब कुछ। ठीक है, तो खैर क्वेश्चन नंबर 7, एंटा एसिड जनरली रिप्रेजेंट डैश कलर ऑन पीएच पेपर। तो पहले तो आप ये पता कर लीजिएगा इस तरह से सोचकर टॉपिक के बारे में कि भाई हमने बेस लिया या एसिड लिया। तो आपको पता चला कि भाई बेस लिया, ठीक है, क्योंकि एसिडिटी तो पहले मीन्स एसिडिक मीडियम तो ज़्यादा हो ही रहा है, और थोड़े ना हम एसिड ले लेंगे उसको, ठीक है। तो बेस चाहिए होगा हमें। अब बेस हमें क्लियर हो गया ना, याद रखिएगा। ए ऑप्शन ऑरेंज कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा
जो एंटा एसिड जो आप ले रहे हैं, जो बेस ले रहे हैं, जो एसिड के अगेंस्ट काम करने वाला है, तो वो पीएच पेपर पर क्या कलर दिखाएगा? ऑरेंज कलर, वायलेट कलर, येलो कलर या ब्लू कलर? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ब्लू कलर। क्लियर? क्योंकि बेस, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना तभी पॉसिबल हुआ है जब आपको ये क्लियर हुआ कि एंटा एसिड का मतलब कि आप बेस ले रहे हैं। ठीक है ना? तो टॉपिक फर्स्ट नंबर पर होता है, आपको पहले उसे ही पढ़ना होता है, तब आगे चलकर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन अ, दही या दही से बने हुए या जो भी इस तरह के खट्टे पदार्थ होते हैं तो आपको नहीं रखना चाहिए मेटल के कंटेनर में। कर्ड को प्लेस नहीं करना चाहिए मेटल के कंटेनर में। पर भाई क्यों नहीं करना चाहिए? क्या समस्या क्या है? देखिए समस्या क्या होती है भाई, आपने कर्ड ली, कर्ड क्या है? एक एसिडिक मटेरियल। तो जब एसिड आप मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो सोचिए, मेटल मतलब आपने कॉपर ले लिया है ना, या एल्यूमिनियम ले लिया है ना, तो एल्यूमिनियम अगर आपके पास है Al, तो एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा एसिड के साथ। सबसे सिंपल ले लेते हैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए या HCl ले लीजिए, तो क्या बनकर आएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा या एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। तो आपका जो मटेरियल था ना, उसने अपनी नेचर चेंज कर ली है, क्योंकि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो गई है। क्यों हुई वो रिएक्शन? क्योंकि आपने मेटल के बने कंटेनर में अपने कर्ड को प्लेस कर दिया है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मार्केट में जो भी अच्छे स्टैंडर्ड पर शॉप्स वगैरह होती हैं जहाँ से आप कर्ड ला रहे हैं, या तो वैसे पैक्ड वगैरह चलती है, आपने अलग अलग ब्रांड की सुनी होगी, मदर डेयरी वाले भी निकालते हैं ये सब चीज़ें, तो उससे कोई मैटर नहीं है आप किस ब्रांड के ले रहे हैं। पर लेकिन अगर आपने देखा हो कहीं पर कि ओपनली आपको कर्ड मिल रही है, मीन्स एक सॉसर शेप में मिट्टी का बना हुआ एक कंटेनर होता है सॉसर शेप में, और वहाँ पर कर्ड को तैयार किया जाता है। तो मिट्टी के बर्तन में वो यूज़ कर रहे हैं उसको तैयार करने के लिए, उसके पीछे यही रीज़न है। तो याद रखिएगा, मेटल के बने हुए कंटेनर में, चाहे वो कॉपर हो या फिर वो सिल्वर हो या फिर एल्यूमिनियम हो, तो आपको कर्ड को प्लेस नहीं करना है। कर्ड या कर्ड से रिलेटेड जितने भी इस तरह के मटेरियल होते हैं, मतलब खट्टे पदार्थों को नहीं रखना है, क्योंकि वहां पर मेटल रिएक्शन कर जाता है एसिड से। ठीक है? और क्या बना देता है? मेटल क्लोराइड बना सकता है, मेटल सल्फेट बना सकता है, मेटल कार्बोनेट बना सकता है, पर मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो जो चीज़ आप अपनी बॉडी के हेल्थ को ध्यान में रखकर लेना चाहते थे, जब आप उसको लेंगे तो वो एक्चुअल में उस स्टेट में नहीं रहेगी। देखिए क्वेश्चन में अब क्या पूछना चाह रहा है आपसे, कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन कॉपर वेसल्स, स्टील, ब्रॉन्ज और ब्रास। तो किस में नहीं रखनी चाहिए? आपने नोटिस किया होगा ये जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 4 में से 3 स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, क्या है ये? सोचिए। बिल्कुल सही, ये मेटल नहीं है, ये अलॉय पार्ट में चले गए हम। लेकिन उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में? कर्ड शुड नॉट बी केप्ट, इनमें तो रख सकते हैं हम, लेकिन नहीं रखनी चाहिए किस में? ए ऑप्शन, कॉपर वेसल्स। तो तांबे के बने हुए कंटेनर में, कॉपर वाले वेसल्स में आप नहीं रखेंगे कर्ड या कर्ड से रिलेटेड जो भी इस तरह के मटेरियल्स होते हैं। क्यों नहीं रखेंगे वो आप रीजन समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जैक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl क्या होता है? सॉल्ट है ना। सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या करता है? ये देखिए 4 ऑप्शन। क्या टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में? क्या ये टर्न करेगा पीएच पेपर को ग्रीन में? क्या ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करेगा? या ये रेड को ब्लू में चेंज कर देता है? या सी ऑप्शन, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग? और डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। NaCl, जब भी साल्ट की बात आती है तो तुरंत आपके ब्रेन में एक बात आ जानी चाहिए कि भाई कौन से एसिड, कौन से बेस को मिलाने पर ये साल्ट बना होगा। और जब आप ऐसा सोच पाएंगे तो आपके पास आंसर भी तैयार होगा। और वो आंसर क्या होगा कि भाई ये एसिडिक है साल्ट, या बेसिक साल्ट है, या फिर ये न्यूट्रल है। यहाँ पर ग्रीन का इंडिकेशन, क्योंकि NaCl में Na NaOH से और Cl HCl से, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं। तो बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में न्यूट्रल कैटेगरी का साल्ट तैयार होता है जो ग्रीन कलर दिखाएगा पीएच स्ट्रिप पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जैक्ट आंसर है बी। कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये कलर रिएक्शंस या जो कलर होते हैं किसी कंपाउंड्स के पर्टिकुलर, तो वो आपको लर्न करने होंगे तभी आप कर पाएंगे इनको। तो कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज कलरलेस, ग्रीन, ब्लैक,
रेडिश ब्राउन, तो इसमें एग्जैक्ट आंसर है ब्लैक। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये चीज़ आपको लर्न करनी होगी। बाकी आपको जो कंटेंट की नीड है तो वो आप हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in वहाँ से ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए और इस चैप्टर के नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, कितना होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है तो कितना होना चाहिए अप्रॉक्स में? देखिए ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना होगा ना। क्या 1 pH होना चाहिए? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है ना। याद रखिएगा एसिड और बेस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। तो बी ऑप्शन 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। सी 5, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो स्टार्टिंग में ए बी सी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों ही ऑप्शन 7 से लेस देन का इशारा कर रहे हैं, मतलब एसिडिक का। लेकिन अगर बेस हो तभी तो फिर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, और वो ऑप्शन है डी, क्योंकि वहां पर पीएच की वैल्यू 10 दी हुई है। ठीक है, तो कोई अगर सॉल्यूशन जिसका पीएच 10 है मींस बेसिक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एग्जैक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद अ क्रश्ड एग शेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। द सॉल्यूशन कंटेन, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्वेश्चन फिर से समझते हैं एक बार। सॉल्यूशन जो रिएक्ट कर रहा है क्रश्ड एग शेल से, कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है ना, वैसे यहाँ पर दिया नहीं है पर आप समझ गए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसकी रिएक्शन सोचिए आप, CaCO3 प्लस क्या लें हम, जिससे कि भाई CaCO3 क्या है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की जब आप रिएक्शन कराते हैं एसिड से, ठीक है, तो आप सोचिए ज़रा क्या बनेगा। अब एसिड के तौर पर आप सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, या लिथियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे, या फिर पोटेशियम क्लोराइड से। तो आंसर आता है इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड से, HCl से। जब आप HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है और Cl के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और वाटर, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में जिसमें आपसे पूछना चाह रहा था कि सॉल्यूशन जो रिएक्ट करता है क्रश्ड एग शेल से, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, मेनली वैसे यही यूज़ करना है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, और टू गिव अ गैस, एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करता है जो टर्न कर देती है लाइम वाटर को मिल्की में, है ना। लाइम वाटर को मिल्की कलर के सॉल्यूशन में चेंज कर देती है। तो उसमें क्या होना चाहिए सॉल्यूशन में? तो आप HCl लेंगे, KCl लेंगे या LiCl, लिथियम क्लोराइड लेंगे या सोडियम क्लोराइड NaCl लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एग्जैक्ट आंसर है बी, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। देखिए बात आ रही है इनडाइजेशन की। इनडाइजेशन का मतलब है एसिडिक, है ना। देखिए जब हम ओवर ईटिंग करते हैं या किसी भी इस तरह की कंडीशन की वजह से एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है, तो इस दौरान एसिड को साल्ट वाटर में चेंज करने के लिए आपको कुछ नीड होती है। अब वो जो चीज़ जिसकी आपको नीड है वो क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्योंकि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सुनी हुई है कि एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट कर जाए तो साल्ट और वाटर बन जाएगा। और एसिडिक कंडीशन के दौरान या इनडाइजेशन के दौरान जब हम बोलते हैं कि डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है इस तरह की बात, तो इसका मतलब इनडाइजेशन कहा जाता है उसको। तो इनडाइजेशन में एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना होता है, तो आपको बेस की नीड होती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग द इनडाइजेशन। तो आपको क्या ढूंढना होगा जो एसिड के अगेंस्ट काम करे, या तो बेस लिखा मिल जाए या फिर एंटासिड। और एंटासिड कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एग्जैक्ट आंसर है डी, एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, an aqueous solution turn red litmus solution to blue, addition of which of the following solution would reverse the change। देखिए एसिड की प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए। एसिड की जब आप बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, तो आपने एक वहाँ पर नोटिस किया होगा जब बात आती है लिटमस पेपर को लेकर,
तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी एसिड की होती है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लाइन दी गई है कि एक एक्वस सॉल्यूशन टर्न कर देता है, कौन सा है ये बात छोड़िए आप थोड़ी देर के लिए, पर कोई एक्वस सॉल्यूशन है जो टर्न हो जाता है, किसमें, रेड वाला था वो स्टार्टिंग में कलर के अकॉर्डिंग, और वो ब्लू में चेंज हो गया है। और ऐसा कौन कर सकता है? बेस। लेकिन अब आगे की लाइन में डाला गया है कि आपने एडिशन करना है, किसी एक डैश चीज़ का आपको एडिशन करना है जिसकी वजह से रिवर्स हो जाए। ये जो आपने रेड को ब्लू में चेंज किया है ये वापस ब्लू से वापस ये इनिशियल स्टेट में पहुंच जाए, क्योंकि आपने रेड से ब्लू में चेंज कर दिया। अब आप चाहते हैं उसको ब्लू से वापस रेड में पहुंचाना। ठीक है, तो आप क्या चीज़ ऐड करेंगे? सोचिए, एसिड ऐड करेंगे ना, इसीलिए तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए हमारे पास एक एसिड। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन जो हमारे पास 4 दिए हुए हैं उसमें से हमें एसिड पे फोकस करना है। तो बेकिंग पाउडर, लाइम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये सभी क्या दिखाते हैं? एक बेसिक नेचर दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे पास एसिडिक नेचर दिखाता है या डायरेक्टली एसिड है वो कौन है? डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखिएगा, पहले आप प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में रेड को ब्लू में चेंज किया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ मिलाएं जिससे कि वापस ये ब्लू से रेड में पहुंच सके। तो आपको एसिड पे फोकस करना है ना, एसिड ही ऐसी प्रॉपर्टी दिखा सकता है। नेक्स्ट, नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ए, ब्लू विट्रॉल, बी, बेकिंग सोडा, सी, वॉशिंग सोडा, डी, जिप्सम। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर बनता है बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इसका केमिकल फार्मूला सोचेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नंबर 16, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपसे पूछना चाह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में कि सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट है। तो बेसिक साल्ट कहा जा रहा है साल्ट को, तो बेसिक नेचर कब दिखा सकता है कोई साल्ट? जब जिस चीज़ के मिलने से वो बना है उसमें डोमिनेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस किन ऑप्शन में मिल रहा है हमें? ए ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है और डी ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड होना चाहिए था, तभी तो बेस अपनी पावर दिखा पाएगा साल्ट में। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एग्जैक्ट आंसर है डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन अ टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज डैश इन नेचर। देखिए टूथ एनिमल में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक नेचर दिखाता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा बनता है यहाँ पर नंबर ए, 17 में ए, बेसिक इन नेचर, क्योंकि बी में एसिडिक डाला हुआ है, सी में न्यूट्रल है और डी एम्फोटेरिक है। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट की नेचर कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जिस चीज़ से आपने इसे मिलकर बनाया है, ठीक है, एसिड और बेस के मिलने पर क्या होता है? साल्ट जनरेट होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? एक तरह का साल्ट है। और ये साल्ट जब बनता है तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करते हैं तभी पॉसिबल हो पाता है। तो बेसिक नेचर का साल्ट है ये कैल्शियम फॉस्फेट, जो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? अभी कुछ समय पहले ही 2-4 क्वेश्चन पहले एक्वा रिजिया के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर उसी को लेकर एक और क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? तो गोल्ड्स में जो होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो लोग इस्तेमाल भी करते हैं एक सॉल्यूशन का, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, जिसमें आप नाइट्रिक एसिड और HCl वाले पार्ट का यूज़ करते हैं। और वो सॉल्यूशन किस नाम से जाना जाता है? एक्वा रिजिया के नाम से, जो गोल्ड को भी डिसॉल्व करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, हालांकि गोल्ड लीस्ट एक्टिव है फिर भी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में डी एग्जैक्ट आंसर हमारे पास एक्वा रिजिया। नेक्स्ट, नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? कौन मिनरल एसिड नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड उन एसिड्स को कहा जाता है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स का इस्तेमाल करने के बाद लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। नेचुरल एसिड नहीं है ये मैन मेड एसिड होते हैं। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड
मिनरल एसिड नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब आपके पास मिनरल एसिड की लिस्ट में आते हैं। सिट्रिक एसिड को तो बल्कि आप ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं ना। और तो क्वेश्चन नंबर 19 में बी, सिट्रिक एसिड मिनरल एसिड नहीं है, एग्जैक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन बेस नहीं है? 4 ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल। क्लियर? तो याद रखिएगा इथेनॉल C2H5OH ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, पर ये बेस पार्ट की लिस्ट में नहीं आता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है सीधा सीधा, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सभी बेस होते हैं, लेकिन डी ऑप्शन इथेनॉल C2H5OH ये बेस लिस्ट में नहीं आता है। CH3 CH2OH। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, एंटासिड, लाइम वाटर। समझ गए आप? देखिए ह्यूमन ब्लड वो पॉसिबल नहीं है, एंटासिड तो खुद बेस ही होते हैं, है ना, एसिड के अगेंस्ट बोल रहा है। और यहाँ पे पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, किसकी नेचर एसिडिक होती है? अब बात आती है लाइम वाटर और लाइम जूस की। तो लाइम जूस जो होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लाइम वाटर अलग है, लाइम जूस की जब बात आती है तो वो एसिडिक होता है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट एसिड? कौन सा सब्सटेंस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास नंबर ए मार्बल, बी लाइमस्टोन, सी बेकिंग सोडा और डी लाइम। तो एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पर लाइम, क्योंकि मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा ये सभी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे से पूछा गया है जो प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो लाइम की जब आप रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज नहीं करता है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में डी ऑप्शन एग्जैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट? कोई एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को देख नहीं पा रहा है तो स्मेलिंग के बेस पर वो पहचान सकता है, और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो मदद करते हैं पहचानने में। अब देखिए क्या है यहाँ पर ऑप्शन, लिटमस, टर्मरिक, पिट्यूनिया लीव्स और वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आपने यूज़ भी किया होगा, तो वनीला एसेंस को आप स्मेलिंग के बेस पर पहचान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं इस्तेमाल किया जाता है एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट भी इस काम को कर सकता है या प्रैक्टिकल कर सकता है, तो वो एग्जैक्ट आंसर है वनीला एसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। समझ गए होंगे, काफ़ी इजी है क्वेश्चन। पीएच जो होता है गैस्ट्रिक जूस का जो रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द डाइजेशन के दौरान। गैस्ट्रिक जूस मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है हमारे स्टमक में, कितना होता है पीएच? लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7, इक्वल टू 0। 0 पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 7 पॉसिबल नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर है लेस देन 7, क्योंकि एसिडिक होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में एग्जैक्ट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश योर टीथ रेगुलरली। नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, कैसी होती है? देखिए ओरल कैविटी में एसिडिक चीज़ों को लेकर हम ये सब बातें दी जाती हैं, डेंटल कैरीज, डेंटल प्लाक वगैरह, जो भी इस तरह के केसेस हैं कि भाई आप कुछ भी चीज़ खाते हैं और अगर वो चीज़ दांतों में लगी रह जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एसिडिक मीडियम जनरेट हो जाता है। तो पेस्ट में क्या होना चाहिए जो उसको न्यूट्रलाइज कर सके? तो एसिड प्लस डैश, साल्ट वाटर बनना है, तो डैश में क्या फिल करेंगे आप? बेस। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ए एसिडिक, बी न्यूट्रल, सी बेसिक, डी कोरोसिव। कोरोसिव का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में एग्जैक्ट आंसर है सी बेसिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, उसके लिए थैंक्स। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी MCQs को रिवाइज करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, पहले आप टॉपिक को कवर कीजिए, उसके बाद तब आप फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी देखिए क्या ना, ये एक आइडियल प्रोसेस है, एक सही तरीका है।
पहले टॉपिक कवर कीजिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो एमसीक्यू हो या आपके डिटेल्ड क्वेश्चन हो, डिटेल्ड आंसर हो। ठीक है, तो देखते रहिए सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।